नमस्कार, स्वागत है आपका सिद्धि योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और हम लोग करने जा रहे हैं इंटरमीडिएट आर्म स्ट्रेंथनिंग सीरीज, जो कि है हमारा डे 5। ये प्रैक्टिस हमारे अपर बॉडी की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और बैलेंस को इंप्रूव करने में मदद करेगी, जो कि हम लोग बहुत सारे कई तरह के आसनों के द्वारा करेंगे। इसके साथ ही ये हमारे कॉन्फिडेंट लेवल को इंप्रूव करने में मदद करेगी और हमारी प्रैक्टिस को एक अलग ही लेवल पे लेकर के जाएगी, यानी कि आप इंटरमीडिएट से धीरे धीरे एडवांस लेवल की ओर बढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज हमारा होने वाला है आर्म स्ट्रेंथनिंग चैलेंज। कर लीजिए अपनी योग मैट को तैयार, करते हैं आज की इस प्रैक्टिस की शुरुआत। हम लोग यहां पे प्रैक्टिस की स्टार्टिंग वार्म अप से करेंगे, फिर प्रिपरेटरीज पे जाएंगे, उसके बाद हम लोग पीक आसनों की तरफ बढ़ेंगे और पीक आसनों के बाद फिर हम लोग उसके काउंटर और फिर रिलैक्सिंग पोजेस की तरफ को बढ़ेंगे। तो यहां पे मेरे साथ में है पवन नेगी जी। ये मदद करेंगे आपको डेमोन्स्ट्रेशन को करने में, यानी कि पोज को ये दिखाएंगे किस तरह से आसन दिखलाई पड़ता है, और फिर मैं आपको उसके सराउंडेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो बतलाऊंगा और पोज के बारे में अच्छे से आपको डिटेल दूंगा। तो चलिए, प्रैक्टिस की स्टार्टिंग हम लोग वार्म अप से करते हैं। वार्म अप के लिए आपको अपनी योग मैट पे आराम पूर्वक बैठ जाना है, स्पाइन को सीधा रखना है और अपने हाथों को कंधों की सीध में लेकर के आना है। अपने शोल्डर्स को एकदम से रिलैक्स रखें, चेस्ट को लिफ्टेड रखें, स्पाइन सीधी रहेगी, हमेशा याद रखें। और फिर यहां से हमारी जो प्रैक्टिस है उसका नाम है हैंड क्लेंचिंग, जिसको संस्कृत में मुष्टिका बंधनम कहते हैं। उसके लिए आपने श्वास को भरते हुए उंगलियों को अच्छे से फैलाना है, हर उंगली के बीच में अच्छा सा गैप देना है और श्वास को छोड़ते हुए अपने अंगूठे को अंदर करें और अपनी उंगली को, अपनी चारों उंगलियों को अंगूठे के ऊपर से लेकर के आ जाए। मुट्ठी बनाए यहाँ पर, और मुट्ठी किस तरह से बनानी है, आपने एकदम से स्ट्रांग मुट्ठी बनानी है कि आपके आर्म मसल पूरी अच्छे से इंगेज हो जाए इस मुट्ठी में। फिर दोबारा से हमने श्वास को भरते हुए मुट्ठी को खोला है, उंगलियों को अच्छे से फैलाया है। जब उंगलियों को पूरा फैला रहे हैं तब भी आपको यहाँ पर इंगेजमेंट लेके आना है अपनी आर्म मसल में, और श्वास को छोड़ते हुए फिर मुट्ठी बनानी है और फिर इंगेज करना है। उस बीच में जो आपका जो मूवमेंट है उसके बीच में आप मसल्स को रिलैक्स करते हैं और फिर मुट्ठी को खोलते हैं, श्वास को भरते हैं, श्वास को छोड़ते हुए वापस से मुट्ठी बनाते हैं और मसल को इंगेज करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं मसल्स को और श्वास को भरते मुट्ठी को खोलते हैं, मसल को फिर से इंगेज करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे और मुट्ठी को बनाएंगे, फिर इंगेज करेंगे। इस तरह से प्रक्रिया ये चलती रहेगी। वापस से श्वास भरें, मुट्ठी को खोलें, उंगलियों को फैलाएं, श्वास छोड़ें, मुट्ठी को बनाएं, श्वास भरें, उंगलियों को खोलें, श्वास छोड़ें, मुट्ठी को बनाएं, श्वास भरें, उंगलियों को खोलें, श्वास छोड़ें, मुट्ठी को बनाएं। दो बार और करेंगे, श्वास भरें, उंगलियों खोलें, श्वास छोड़ें, मुट्ठी को बनाएं। एक बार और, श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे, मुट्ठी को बनाएंगे और धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। आप चाहें तो हाथ और कंधों को हल्का सा शेक करके रिलैक्स कर सकते हैं, क्योंकि ये वार्म अप है। तो यदि आपके शोल्डर्स थक गए हैं तो आप चाहें तो शेक कर सकते हैं। जब हम लोग पीक आसनों की तरफ बढ़ते हैं, मेन आसन और मेन पोजीशंस पे फोकस करते हैं, तब हम लोग शेक नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग हमारी बॉडी में, हमारी मसल्स में हम मेमोरी को होल्ड करके रखना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम प्रैक्टिस कराएं तो प्रैक्टिस हमारी और भी प्रोग्रेसिव हो। ऐसा ना हो कि हम फिर से जीरो से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसीलिए वार्म अप पे, प्रिपरेटरीज पे आप शेक कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस है हमारी रिस्ट बेंडिंग की, जिसके लिए आपको वापस से अपने हाथों को कंधों के सीध में लाना है। शोल्डर्स आपके नीचे रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी, चेस्ट आपकी लिफ्टेड रहेगी। यहां पे आने के बाद आपने श्वास को भरते हुए हथेली को सामने की तरफ लाना है, यानी कि हथेली सामने को देखेगी, उंगलियां ऊपर को देखेगी। यहां पर बेंड करेंगे रिस्ट को और श्वास को छोड़ते हुए पूरी रिस्ट नीचे की तरफ को जाएगी। इस तरह से आपके ये रिस्ट नीचे की तरफ को बेंड होगी। वापस से उठाएंगे ऊपर को, ये आपका रिस्ट का वैसे फ्लेक्शन कहा जाता है, और श्वास को छोड़ते हुए जब आप नीचे को लेके जाते हैं तो ये एक्सटेंशन हो जाता है। तो ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, उठाएंगे, श्वास छोड़ें, बहुत अच्छे, करते रहें। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, करते रहें। ब्रीदिंग के साथ आपकी ये प्रैक्टिस चलती रहेगी। इस प्रैक्टिस को हम लोग संस्कृत में मणि बंध नमन कहते हैं। मणि यहां पर बोला गया है हमारे रिस्ट के लिए, कलाई को यहां पर मणि कहा जाता है। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे और कंधों को रिलैक्स करेंगे। हम लोग यहां से हमारी अगली प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं। अगली प्रैक्टिस हमारी रिस्ट रोटेशन, मणिबंधन चक्र।
हाथों को वापस से कंधों की सीध में लाएंगे, अंगूठा अंदर और चारों उंगलियों से अपनी मुट्ठी को बनाएं। फिर यहां से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने रिस्ट को रोटेट करना शुरू करना है। प्रयास करें कि आपकी दोनों रिस्ट एक ही डायरेक्शन में रोटेट हो, और जब आप रिस्ट रोटेशन कर रहे हैं तो आपका आर्म सीधा हो और रोटेशन जो है वो सिर्फ आपके रिस्ट के पास से आ रहा हो। तो रिस्ट पे एंगेजमेंट नहीं रखना है, रिस्ट आपकी रिलैक्स रहेगी और ये जो रोटेशन है ये आपके सिर्फ और सिर्फ रिस्ट से होगा। इसमें आर्म आपका ट्विस्ट नहीं होगा। इस तरह से आर्म को ट्विस्ट नहीं करवाना है, आपने सिर्फ रिस्ट से रोटेट करना है। बहुत अच्छे। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करें। ब्रीदिंग आपकी चलती रहेगी, श्वास और प्रश्वास लेते रहें यहां पे। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। यहां भी यदि आप शेक करके रिलैक्स करना चाहते हैं अपने हाथ और कंधों को, आप कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली प्रैक्टिस है उसकी ओर हम लोग बढ़ेंगे। उसके लिए आपने अपने हाथों को फैलाना है और कोहनी को मोड़ना है। इस तरह से आपके हाथ फैलेंगे, कोहनी मुड़ेगी, हथेलियां सामने की तरफ। इस तरह के हाथों की स्थिति अंग्रेजी में कैक्टस आर्म कहलाती है, कैक्टस आर्म की पोजीशन। अब हमने यहां से दो मूवमेंट करने हैं। ये एक मूवमेंट माना जाएगा। यहां पे आपको श्वास को भरना है और फिर यहां से श्वास को छोड़ते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ लेके जाना है। जब आप नीचे को लेके जाएंगे, ध्यान रखेंगे कि कोहनी आपके शोल्डर लेंथ से ऊपर नहीं उठनी चाहिए, शोल्डर आपका कान के पास नहीं आना चाहिए, शोल्डर एकदम से डाउन रहेगा, रिलैक्स रहेगा और कोहनी आपकी शोल्डर लेंथ पे रहेगी। जितना आप बेंड कर सकते हैं इजीली नीचे लेकर के जाएंगे। यदि हाथ हल्का सा फैल रहा है, बेंड करते तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहां से श्वास को भरते वापस से आप हाथ को ऊपर लेके जाएंगे। इस तरह से ये मूवमेंट आपका चलता रहेगा। श्वास भरी और फिर श्वास छोड़ी, हाथ नहीं झुका जाएगा। श्वास को भरते हुए वापस से हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लाएंगे। फिर से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके आएंगे। श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए हाथ नीचे, श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे, श्वास को भरें, हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ें, हाथ नीचे। दो बार और करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। अब धीरे से श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर ले आएंगे और फिर धीरे से हाथों को नीचे ले आएंगे। यहां भी यदि आप अपने हाथों को शेक करना चाहते हैं तो हाथ और कंधों को शेक कर सकते हैं। ऑल राइट, हमारी अगली प्रैक्टिस होने वाली है डॉल्फिन पुशअप्स। डॉल्फिन पुशअप्स एक आर्म स्ट्रेंथनिंग प्रैक्टिस है। यहां पे आपको पवन जी यहां पर करके दिखलाएंगे कि इस तरह से प्रैक्टिस है और मैं उससे जुड़े हुए इंस्ट्रक्शंस आपको बतलाऊंगा। ध्यानपूर्वक देख लें और समझ लें, उसके बाद साथ में अभ्यास करने का प्रयास करें। तो चलिए, इस प्रैक्टिस के लिए आपको स्टार्टिंग में घुटनों के बल आना है और आगे को झुक करके अपने फोर आर्म को पकड़ेंगे। इस तरह से पूरे अपने फोर आर्म को जमीन से लगा लें और पकड़ लें। यहां से आपने ध्यान देना है कि आपकी कोहनी और कंधा एक सीध में आए। कोहनी आपके कंधों से बहुत ज्यादा बाहर को फैलने नहीं चाहिए, हल्का सा चल जाएगा परंतु प्रयास करें लगभग कोहनी कंधों के सीध में आए, पर इससे बहुत ज्यादा ना फैले। तो यह स्थिति यहां पर बनेगी। इसके बाद हाथ आपने खोल करके उंगलियों को बांधना है। आपकी फिंगर्स यहां पर इंटरलेज होगी। एक अच्छी सी ग्रिप आपको यहां पर अपने फोर आर्म पे बनानी है। यदि आप ग्रिप फील नहीं कर पाते हैं इस तरह के किसी भी पोस्चर में, किसी भी आसन में, तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है। आपने क्या करना है, हथेली को खोलना है, उंगलियों को खोल लें और हथेली को ऊपर की तरफ रखें इस तरह से। फिर अपने फोर आर्म को प्रेस करें योग मैट पे और फिर यहीं से बिना फोर आर्म को जमीन से उठाए हुए आपने अपने हथेली को अंदर की तरफ करना है और फिंगर्स को इंटरलेस करना है। तो यहां पर आप महसूस करेंगे कि एक अच्छी सी ग्रिप आपके फोर आर्म के नीचे पे आने लगेगी। शोल्डर्स आपके रोल बैक रहते हैं, डाउन रहते हैं, शोल्डर को लिफ्ट नहीं करना है कान के पास। फिर यहां से हम लोग घुटनों को उठाना स्टार्ट करेंगे। ये स्थिति हमारी इस तरह से जैसे अधोमुख श्वानासन हम करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप फोर आर्म पे अधोमुख श्वानासन यहां पे कर रहे हैं। और फिर यहां से आपने श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेकर के आना है, श्वास को भरते हुए। फिर यहां पर श्वास को रोकना है और पुश करना है। श्वास को रोकें और पुश करते हुए ऊपर को आएंगे
और जैसे आप ऊपर को आ गए फिर श्वास को छोड़ दें। तो ये जो स्थिति है हमारी, जिसे अधोमुख श्वानासन, कहीं पे इसे मकर अधोमुख श्वानासन भी कहा जाता है। इस स्थिति में आप श्वास को छोड़ते हैं, आगे को आते वक्त श्वास को भरते हैं। एक बार और ध्यान से देख लें, श्वास को भरते हुए आगे की तरफ आएंगे, जितना आ सकते हैं, जितना आप आ सकते हैं अपने शरीर के अनुसार। श्वास को रोकें और पुश करेंगे और श्वास को छोड़ते पीछे चले जाएंगे। अब धीरे से जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो धीरे से घुटनों को नीचे गिरा लेंगे और फिर वहां से आप बालासन या फिर शशांक आसन की स्थिति पे जा सकते हैं। मैं यहां पर आपको एक सीक्रेट बतलाता हूं। जब भी आप कोई भी आर्म स्ट्रेंथनिंग करते हैं तो अधिकतर लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग पहले ही अपने माइंड में ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत कठिन होने वाला है, इतनी ताकत मेरे हाथों में नहीं है, पता नहीं मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के कई सारे संदेहात्मक प्रश्न व्यक्ति के मस्तिष्क में आने लगते हैं। यदि इस तरह के प्रश्न आपके मस्तिष्क में आते हैं तो आप ऑलरेडी 50% आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसे कम कर लेते हैं। आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो अभी नॉर्मल स्ट्रेंथ है, उसका सिर्फ आप 50% यूज कर पाते हैं, 50% आपकी चली जाती है सिर्फ सोच से। यदि आप सोच को उल्टा कर दें तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको वो 50% जो स्ट्रेंथ आपकी चली गई थी वो तो आपको पूरी मिलेगी, यानी कि आप 100% दे पाएंगे और उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा 20, 30 और हो सकता है कुछ लोगों को 50% एक्स्ट्रा और स्ट्रेंथ मिल जाए। तो काफी सारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी रुक जाती है क्योंकि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज हमारे लिए कठिन होने वाली है। तो उसके लिए पहले आपको दिमाग को एकदम से शांत रखना है। आराम से बैठ के ब्रीदिंग करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो, रिलैक्स करो। ब्रीदिंग के द्वारा ब्रीदिंग करते रहो, करते रहो, करते रहो। जैसे आपका माइंड शांत हो जाए फिर उसके बाद स्टार्ट करो। और खुद के लिए आप बहुत सारी पॉजिटिव अफर्मेशन भी दे सकते हो कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं मजबूत हूं, जो मैं करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं वो मैं कर सकता हूं। इस तरह से आप खुद को अफर्मेशन दे सकते हो। उससे आप क्विकली एक पॉजिटिव थिंकिंग, आपका जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव माइंड सेट हो जाएगा। वहां से आपकी जो थिंकिंग है वो क्विकली चेंज हो जाएगी, एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ चले जाएगी। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज आपकी प्रैक्टिस में आता है। उसके अलावा जब भी आप प्रैक्टिस को करें अपनी श्वास को ऑब्जर्व करें। श्वास को आपने बहुत ज्यादा हैक्टिक तरीके से नहीं लेना है, तेजी से नहीं लेना है, बहुत ही प्रेम से लेना है, प्रेम से छोड़ना है। प्रैक्टिस आपकी ईजी हो जाएगी। तो चलिए अब साथ में पवन जी के साथ में आप इस प्रैक्टिस को करने जा रहे हैं। तो यहां पे आपने अपने फोर आर्म को आगे रखना है और कोहनी को मोड़ करके पहले चेक करेंगे कि आपकी कोहनी और कंधा एक सीध में है कि नहीं। फिर हाथों को खोलेंगे और अंगुलियों को बांधेंगे। इसके बाद आपने घुटनों को उठाना शुरू करना है। ये इस स्थिति में आ जाएंगे, अधोमुख श्वानासन या फिर इसे हम लोग मकर अधोमुख श्वानासन कहते हैं। इस स्थिति में आ जाएंगे। कहीं पे इस पूरी प्रैक्टिस को चतुर श्वानासन, क्रंच, विन्यासा इस तरह से भी नाम देते हैं। तो कई सारे नाम यहां पर आते हैं। फिलहाल आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना, नाम एक अलग मैटर है। फिलहाल आपको एक प्रैक्टिस और सही इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना है। इतना आप समझ गए हैं। पैर की मसल्स पे एंगेजमेंट लेके आना है, कोर को भी एक्टिव करके रखना है क्योंकि हाथ पे ही आप पूरा वजन नहीं डालते हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है आपके अन्य बॉडी पार्ट्स पे या फिर मसल्स पे। उसके लिए आपको मसल एंगेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। चलिए यहां से श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेकर के आएंगे। हिप को उठा के रखना है, नीचे ड्रॉप नहीं करना, उठा के रखना है जितना आप आगे आ सकते हैं। आए, श्वास को रोकें और पुश करें और फिर श्वास को छोड़ते पीछे को जाएं। बस ये प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए। श्वास को भरते हुए आगे को आएंगे, श्वास रोकेंगे, पुश करेंगे और श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे, आगे को आएंगे, श्वास रोकेंगे, पुश करेंगे और श्वास छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे, आगे को आएंगे, रोकेंगे, पुश करेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे, आगे को आएंगे, श्वास रोकेंगे, पुश करेंगे और छोड़ेंगे। श्वास भरेंगे, आगे को आएंगे, पुश करेंगे और छोड़ेंगे। एक बार और, श्वास भरें, आगे को आए, रुकें, पुश करें और छोड़ें। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे। चाइल्ड पोज या फिर रैबिट पोज, किसी भी आसन में आप जाकर के रेस्ट कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस को हम लोग एक बार और दोहराने वाले हैं। काफी अच्छी प्रैक्टिस होती है ये प्रैक्टिस। आपके आर्म्स, अपर आर्म्स और शोल्डर में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी, इन सबको ये गेन करने में मदद करती है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। यदि आपके आर्म्स वीक रहते हैं, आपको लगता है शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है, आर्म बैलेंसिंग आसन नहीं कर पाते हैं, तो डॉल्फिन को अपनी प्रिपरेटरी प्रैक्टिस जरूर माने और इसको जरूर अपने सीक्वेंस में ऐड करें।
आप देखेंगे कुछ समय में ही इस प्रैक्टिस के द्वारा काफी अच्छा चेंजेस आपकी जो नॉर्मल प्रैक्टिस है आसनों की उसमें आने लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए दोबारा से हम लोग तैयारी करते हैं। धीरे से उठेंगे, अपने बाइसेप्स को पकड़ेंगे, कोहनी को पकड़ के चेक करें कि आपके एल्बो और शोल्डर एक सीध में है कि नहीं। फिर हाथों को खोलें, अंगुलियों को इंटरलेस करेंगे। ग्रिप यदि बनानी है तो जैसे मैंने आपको पहले बतलाया था तो वही विधि से आप ग्रिप बना लें। फिर इसके बाद धीरे से घुटनों को उठाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों से प्रेस करेंगे और शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेकर के जाए। सिट बोन को जितना हो सकता है ऊपर को उठाएंगे। अब यहां से श्वास को बढ़ते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे, श्वास रोकेंगे, पुश करेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, आगे की तरफ आएंगे, श्वास रोकेंगे, पुश करेंगे और छोड़ेंगे, श्वास भरते हुए वापस से आगे को आएंगे, रोकेंगे, पुश करेंगे और छोड़ेंगे। फिर से श्वास भरें, आगे को आए, रोकें, पुश करें और छोड़ें, श्वास भरें, आगे को आए, रोकें, पुश करें, छोड़ें, श्वास भरें, आगे को आए, रोकें, पुश करें, छोड़ें। बहुत से 2 बार और करने का प्रयास करें। श्वास भरें, आगे को आए, पुश करें, छोड़ें। एक बार और, श्वास भरें, आगे को आए, पुश करें और श्वास छोड़ें। बहुत बढ़िया। धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे, चाइल्ड पोज या फिर शशांक आसन में जाकर के रेस्ट करेंगे। आराम पूर्वक लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। ब्रीदिंग आपकी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। यदि आपके पास समय है और आपको लगता है कि आपके पास और ज्यादा स्ट्रेंथ है इस प्रैक्टिस को करने के लिए, तो आपने फिर से एक और राउंड करना है और इसकी रिपीटेशन को और बढ़ा देना है। अगले राउंड में आपने प्रयास करना है कम से कम 8 से 10 पुशअप करना है खुद से। तो यदि आपके पास समय है और आपको लगता है कि आप पे स्ट्रेंथ है, एक राउंड और कर सकते हैं, तो यहां पर वीडियो को पॉज कर लें और फिर एक राउंड खुद से आप कर सकते हैं। ऑलराइट, यदि आप इस हफ्ते नहीं कर सकते हैं, आने वाले समय में जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस को हर वीक रिपीट करेंगे, जब जब आपको लगेगा कि स्ट्रेंथ बिल्डअप होने लग गई है, प्रैक्टिस ये थोड़ा इजी हो गई है, थोड़ा और चैलेंज चाहिए, तो फिर आपने राउंड बढ़ा देने हैं और हर राउंड में जो प्रैक्टिस की रिपीटेशन है उसको भी बढ़ा देना है। चलिए, तो ये था हमारा डॉल्फिन पुशअप्स या फिर डॉल्फिन क्रंच, इसे आप कह सकते हैं। इसके बाद आपने धीरे से उठना है। हमारी अगली प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार का वेरिएशंस का आपने एक आधा हिस्सा करना है। उसके लिए आपने अधोमुख श्वानासन पर यहीं से जा सकते हैं, तो अधोमुख श्वानासन पर यहां पर से चले जाएंगे। सिंपली आपको अधोमुख श्वानासन में जाना है। आप लोग साथ में प्रैक्टिस को कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, बहुत इजी प्रैक्टिस है। अब यहां से अधोमुख श्वानासन से आपने वॉक करते हुए अपने हाथों की तरफ आ जाना है। सिंपली जैसे आगे को आएंगे, अपने सिर को उठा के रखें और सामने को देखते रहें। हाथों को भी आगे को ले आए, थोड़ा सा बैक आपकी सीधी रहेगी। इस तरह से जैसे इन्होंने यहां पर कर लिया है, इस तरह से आपको अपनी बैक को भी सीधा रखने का प्रयास करना है। इसे हम लोग कॉन्केव बैक पोस्चर कहते हैं। अर्ध उत्तानासन की स्थिति हमारी मानी जाती है। फिर यहां से आपने घुटनों को मोड़ना है, श्वास को भरना है और जंप करते हुए पैरों को पीछे लेके जाना है चतुरंग दंडासन की स्थिति में। फिर श्वास को भरते हुए चेस्ट को रेज करेंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में पंजों को खोलेंगे। जो लोग हम सन सैल्यूटेशन ए करते हैं वही विधि है यहां पर है। और श्वास को छोड़ते हुए हिप्स को ऊपर उठाना है अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। इस तरह से आपने इन आसनों के बीच में विन्यासा करना है। ये जो प्रैक्टिस है ये हमारी उत्तानासन, उत्तानासन से चतुरंग दंडासन, चतुरंग दंडासन से ऊर्ध्वमुख श्वानासन और फिर ये जो स्थिति जिसमें अभी आप हैं अधोमुख श्वानासन, इसी स्थिति में चलती रहेगी। 4 आपके ये आसन हैं, तो इन 4 आसन में आप इस तरह से फ्लो करेंगे। चलिए, अब अधोमुख श्वानासन से आपने श्वास को भरना है, घुटनों को मोड़ना है, जंप करते हुए उत्तानासन, अर्ध उत्तानासन की जो आपकी पहली स्थिति थी वहीं पे आप आ जाएंगे। श्वास छोड़ेंगे, फिर श्वास भरेंगे, घुटनों को मोड़ेंगे और जंप करेंगे पीछे की तरफ को, चतुरंग दंडासन में जाते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन में आएंगे जिसमें आपके पंजे पीछे से स्ट्रेच होंगे। आपको क्वाड्स को एंगेज करना है, नी कैप आपकी पुल होगी यानी कि एंगेज होगी, ग्लूट्स आपके एंगेज होंगे। आपको अपने बाइसेप्स को एक्सटर्नली रोटेट करवाना है ताकि आपकी चेस्ट और भी खुल जाए और चेस्ट को सामने से ऊपर की तरफ को लिफ्ट करना है जितना लिफ्ट कर सकते हैं। और फिर श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन में जाएंगे। पोजीशन में आपने भागना नहीं है, थोड़ा ठहराव के साथ जाएं। जरूरी नहीं आपने बहुत होल्डिंग करनी है, ठहराव के साथ जाएं। अब ठहराव भी नहीं हो पाता है
तो आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है। जितना देर आप रुकते हैं उतने देर में जो भी इंस्ट्रक्शन मैं बतलाता हूं उनको कंप्लीट करने का प्रयास करें। हो सकता है मेरे बोलना स्लो होगा, परंतु एक बार आप सुन लें, उसे याद रखने का प्रयास करें और फिर उसको जब नेक्स्ट टाइम उसी पोज को कर रहे हो तो भले आप समय कम दे पा रहे हैं उस पोजीशन में क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है उतनी या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उतनी, तो परंतु आप क्या है कि तुरंत 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 सारे इंस्ट्रक्शन अपनी बॉडी में अप्लाई करना शुरू कर दें। अब जैसे कि अधोमुख श्वानासन है, इसमें आपके हाथ मेड डिस्टेंस पे खुलेंगे और पैर हिप डिस्टेंस पे खुलेंगे। सिट बोन को जितना हो सकता है आपने ऊपर को रेज करके रखना है, लिफ्ट करके रखना है। ऑलराइट, दोबारा से तैयार हो जाएं। श्वास को भरते हुए जंप करेंगे आगे की तरफ, अर्ध उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत बढ़िया, श्वास को रोकेंगे, घुटने मोड़ेंगे, जंप बैक करेंगे, चतुरंग दंडासन में श्वास को छोड़ेंगे। पैरों में एंगेजमेंट बनाए, ग्लूट्स में बनाए, कोर में बनाए, आर्म मसल में बनाए। अब यहां से श्वास को भरते हुए चेस्ट को लिफ्ट करेंगे, ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। पंजों को जरूर खोलें, अच्छे से प्रेस करें। अब यहां से हिप्स को रेज करेंगे, श्वास को छोड़ेंगे, अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। बहुत अच्छे। इस पूरी प्रक्रिया को करते वक्त यहां पर रुकेंगे, आराम से श्वास प्रश्वास लें, अपना टाइम लें यहां पे। इस पूरी प्रक्रिया को करते वक्त हमें अपनी हथेली की पोजीशन में ध्यान रखना है क्योंकि यही पोजीशन हमें आगे आने वाले आसनों में सपोर्ट करेगी। आपने अंगुलियों को अच्छे से फैला के रखना है, हर अंगुली के बीच में गैप क्रिएट करना है। रिस्ट की तरफ से प्रेस ना करें। अगर यदि आप प्रेस कर रहे हैं तो हथेली में आपने अंगुली के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जिसे हम लोग पैट बोलते हैं, द पैट ऑफ द फिंगर्स, वो वाले हिस्से को आपने प्रेस करना है। आपने अंगुली के टिप को प्रेस करना है। स्किन, आपके जो इंडेक्स और थंब के बीच की जो स्किन होती है, उस स्किन को आपने नीचे को प्रेस करना है, परंतु कलाई की तरफ से आपने प्रेस नहीं करना है। इससे आपके रिस्ट सिक्योर होगी, आपके रिस्ट में प्रेशर नहीं जाएगा, इंजरी नहीं होगी और स्ट्रेंथ भी बिल्डअप होगी। रिस्ट यहां पर एक्टिव हो जाती है अच्छी तरीके से और उसका फायदा आपको आपके आर्म स्ट्रेंथ में भी देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए दोबारा से करेंगे। श्वास को भरते हुए जंप करेंगे, अर्ध उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे। फिर यहां से जंप बैक करेंगे, चतुरंग दंडासन की स्थिति में जाके श्वास छोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। दोबारा से श्वास को भरते हुए जंप करेंगे, सामने अर्ध उत्तानासन की स्थिति में जाएंगे और फिर यहां से जंप बैक करेंगे। श्वास को छोड़ेंगे, चतुरंग दंडासन की स्थिति में जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासन की स्थिति में जाएंगे। यहां पर रुकेंगे, वी होल्ड फॉर 5 काउंट। रुके रहे, मैं 5 गिनती बोलूंगा। 1, लंबा धीमा गहरा श्वास लें, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। 2, 3, अंगुलियों को अच्छे से फैला के रखें, हथेलियों से दबाव बना करके शरीर के वजन को पैरों के पंजों की तरफ लेकर के जाएं। 4, जितना हो सके अपने सिट बोन को ऊपर की तरफ को उठा करके रखें। पैरों पे भी एक्टिवेशन लाएं, क्वाड्स को पुल करें, नी कैप को पुल करें, हथेली को प्रेस करें, बाइसेप्स ट्राइसेप्स को एक्टिव करें, टोर्सो को लेंथन अप करें, लिफ्ट करेंगे, जिसमें आपका ट्रेपीजियस भी एक्टिव होने लग जाएगी और जो मिड बैक है, आपकी जो डोर्सल स्पाइन है वो लिफ्ट होने लग जाएगी, इसमें स्ट्रेच आने लग जाएगा। बहुत अच्छे। 5। चलिए अब यहां से धीरे से घुटनों को नीचे ले आएंगे, बालासन की स्थिति में जाकर के रेस्ट करेंगे। लंबा धीमा गहरा श्वास लें, यहां पे लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ें। ये जो रेस्ट है आपका, ये आपकी श्वास के लिए है, ये आपके हार्ट बीट के लिए है, बॉडी के लिए नहीं है। हालांकि आप रिस्ट को रिलैक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूं। जैसे ही आप चाइल्ड पोज पर जाएं, हथेली को ऊपर की तरफ को टर्न कर लें। हथेली को जब आप ऊपर की तरफ को टर्न करेंगे तो नेचुरली आपको रिस्ट पे रिलैक्स फील होना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, जो आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसमें रिलैक्सेशन नहीं आएगा, उसमें एंगेजमेंट बनाए। बैक को स्ट्रेच करें, यहां भी पूरे बॉडी को ढीला ना छोड़े, बैक को स्ट्रेच करवाएं और लंबी धीमी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। इससे आपकी जो ब्रेथ है वो नॉर्मल हो जाएगी फास्ट, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि आप तैयार हो जाओगे जल्दी से जल्दी आगे जो हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उन आसनों को करने के लिए। छोटा सा यहां पर ये रेस्ट है। इस रेस्ट के बाद आपने धीरे से उठना है और उठ करके ऊपर को आना है। हम लोग करने जा रहे हैं यहां पे काकासन। 2 आसन यहां पे होते हैं जो सिमिलर पोजीशन से जाने जाते हैं, परंतु नाम अलग अलग होते हैं। एक होता है काकासन, दूसरा होता है बकासन।
काकासन की स्थिति में आपकी कोहनियां मुड़ी होती हैं। अभी आपको पवन जी दिखाएंगे कि किस तरह से आपको काकासन करना है। और दूसरी स्थिति जो होती है बकासन की, बकासन हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। बकासन की स्थिति में आपकी कोहनियां लगभग सीधी होती हैं, और जो लोग कर पाते हैं पूरी तरह से सीधी, वो लोग पूरी कोहनी सीधी करके इसी आसन को करते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर करने जा रहे हैं ककासन। ककासन के लिए आपको जैसे अर्ध उत्तानासन की जो हमने स्थिति की, वैसी उसी स्थिति में आपने आ जाना है। आप इनके साथ मेरे इंस्ट्रक्शन को सुनते हुए इनके साथ करने का प्रयास करें, जितना आप कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, मैं उसके बाद आपको एक उपाय बतलाऊंगा, फिर उसके बाद आप देखेंगे। देखिए ये इंटरमीडिएट सीरीज है, तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप बिगिनर नहीं हैं। यदि आपसे बिल्कुल भी नहीं हो पाता है तो पहले आप बिगिनर आसन की तैयारी करें, वहां से प्रैक्टिस तैयार करें, फिर इसे इंटरमीडिएट में आकर के करें। मैं यहां पर बहुत ज्यादा बेसिक चीजें नहीं बतलाऊंगा, जो एक इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट को समझनी चाहिए, करनी चाहिए, उन्हीं चीजों के बारे में आपको इस आसन में बतलाऊंगा। ऑलराइट, तो चलिए उंगलियों को अच्छे से फैला लें, उंगलियों के बीच में अच्छा सा गैप रखें ताकि आपका जो वेट है वो रिस्ट पे ना आए। ये गलती बिल्कुल ना दोहराएं। अब यहां पे आपने कोहनी को मोड़ना है। कोहनी आपके पैरों की तरफ पॉइंट करेगी, बाहर की तरफ ना जाए, अंदर को रहेगी। फिर आपको प्रयास करना है कि अपने घुटने को अपने ट्राइसेप्स, मिड ट्राइसेप्स के पास पे रखने का। मिड ट्राइसेप्स ये इंटरमीडिएट की बिगिनिंग होती है। अपर ट्राइसेप्स पे तब आता है जब आपका ये लेवल और अच्छा हो जाता है, तब आप अपर ट्राइसेप्स पे जाते हो और फिर कोशिश करते हो उसके बाद आर्मपिट पे ले जाने की। और यही फिर बकासन में आर्मपिट पे जब आने लगता है, बकासन में जाके फिर कोहनियां सीधी हो जाती हैं। तो यही अंतर आता है बकासन और ककासन में। फिलहाल ककासन में यहां पे हमने घुटने को रखा, वजन को अपनी हथेली की तरफ शिफ्ट करना शुरू करें। श्वास अंदर भरें, फिर रोकें श्वास को, श्वास भरें और फिर रोकें श्वास को। रोकने के बाद फिर आपने धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर को उठाने का प्रयास करना है। पैरों के अंगूठे आपके मिलेंगे, चाहे तो फैला के भी रख सकते हैं, इट डजंट मैटर, परंतु पंजों को आपने पीछे को स्ट्रेच करके फिर ऊपर को उठाना है जितना उठा सकते हैं, और सामने से सिर को उठाना है। तभी आपका जो वेट है वो दोनों तरफ से बैलेंस हो करके आएगा। जितना देर आप रुक सकते हैं रुकें और फिर धीरे से वापस आ जाए। पैरों को धीरे धीरे फिर नीचे को ले आए और फिर धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं। यहां पे जब आप स्थिति को रोके हुए हैं, स्थिति के अंदर हैं, रोके हुए हैं, और आप वहां पर कुछ सेकंड रुकना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप रुक सकते हैं, उस समय आपको अपनी ब्रीदिंग को कंटिन्यू रखना है। वहां पर आप रोके नहीं रहेंगे। अब यहां पर हमने 2 4 5 सेकंड रुके थे, उसके लिए आप इनहेल करके ब्रेथ रिटेंशन पे आप रोक सकते हैं, क्योंकि इनहेल के बाद जब आप ब्रेथ रिटेंशन करते हैं तो आपकी बॉडी में और भी शक्ति आ जाती है और भी पावर आ जाती है प्रैक्टिस को करने के लिए। परंतु जब इसे आप बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते हैं, आपको ब्रीदिंग की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए यदि आप लंबे समय तक रुकना चाहते हैं तो श्वास को बहुत ज्यादा लंबा रोके नहीं, जैसे ही आप पोजीशन में आ जाएं उसके बाद फिर धीरे धीरे आपने ब्रीदिंग स्टार्ट करनी है। यदि डीप ब्रीदिंग करते हुए आपकी बॉडी शेक करती है तो आपने फिर शैलो ब्रीदिंग करनी है। शैलो ब्रीदिंग में नहीं आप बहुत लंबा इनहेल लेते हो, बहुत लंबा एक्सेल लेते हो। बहुत छोटा इनहेल होता है, छोटा एक्सेल होता है, इससे आपकी स्ट्रेंथ मेंटेन रहती है। ऑलराइट, तो यदि आपसे ये पोज अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, फिलहाल आपने बिगिनर लेवल क्रॉस कर लिया है, पर जैसे ही आप अपने घुटने को ट्राइसेप्स के पीछे पे लाते हैं और नहीं कर पाते हैं, हाथ इधर उधर भागने लगते हैं, आपको लगता है कि स्ट्रेंथ थोड़ा सा वीक है, पहला है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा, डाउट नहीं करना है, बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। सेकेंड यहां पर उपाय है स्टेप, आपको स्टेप लेनी है, उस पर लूप बनाना है और फिर उस लूप को अपने हाथ पे फिक्स करना है। हाथों के बीच पे इसको लेके आएंगे, इसे अपने आपने कोहनी से थोड़ा सा ऊपर ट्राइसेप्स पे फिक्स करना है, बहुत ज्यादा ऊपर ना लेके जाना है, इसे कोहनी के पास पे रखें। ये जो बकल वाला हिस्सा होता है इसे थोड़ा सा बीच में रखना है, क्योंकि आपका पैर आपके हाथ पे आने वाला है, तो आप किसी भी जो ये स्टील है या फिर लोहे वाला जो पार्ट होता है उसे थोड़ा बीच में रखें। ओके, फिर अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। आप चाहें तो इनके साथ में ये वाला जो वेरिएशन इसे भी ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको एक और आइडिया आ जाएगा कि ऐसे करने में मुझे क्या फील होता है। यहां पे मैं स्टेप को थोड़ा सा टाइट करूंगा, हाथों के बीच में गैप को कम करूंगा, कोहनी को मोड़ करके एक बार चेक कर लें कि हाथ के डिस्टेंस सही बन के आ रहा है, हाँ ठीक बन के आ रहा है। अब जब आप स्टेप का प्रयोग करते हैं तो आपको क्या करना होता है कि हाथों को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करना होता है। जैसे इनका जो राइट हैंड है वो राइट की तरफ को पुश करेगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा, ताकि स्टेप जो है वो एकदम से टाइट रहे।
ऑलराइट। उसके बाद फिर आपको घुटने को फिक्स करना है, चाहे स्टेप के ऊपर कर लें, तो अगर आपका घुटना फिसल रहा है किसी कारण से स्टेप के ऊपर कर लें, या फिर जहां पर आपने पहले रखा था वहां पर। फिर धीरे से पोज को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी यहां पर आने लगेगी, आपको इस पोज में महसूस होने लगेगी, हाथों में आपको स्टेबिलिटी लगेगी, एक स्ट्रेंथ भी आपको लगने लगेगी, होल्ड कर पाएंगे आपको पोज को ज्यादा देर तक। पहले आप शेक करके धीरे से आप नीचे आ जा रहे थे या फिर एकदम से नीचे आ जा रहे थे, तो अब वो यहां पर नहीं होगा। तो इस तरह से आप प्रोग्रेसिवली अपने पोज को यहां पे इंप्रूव कर सकते हैं। ध्यान देंगे जब आप इस स्थिति में हैं, पंजे को ऊपर को लिफ्ट करना है, सिर को लिफ्ट करना है, तभी आपका जो बैलेंस है वो बीच में आ जाएगा। सेंटर ऑफ द ग्रेविटी जो है वो आपके हाथों पे आ जाएगी और पोज पूरा बैलेंस रहेगा। जितने देर तक आप रुकेंगे पूरा बैलेंस रहेंगे। फिर वापस आने के धीरे से आप पैरों को नीचे ले आते हैं और धीरे धीरे वापस आ जाते हैं। इस तरह से आप अपने आसन को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं स्टेप को यूज करते हुए। आशा करता हूं कि आपने भी इनके साथ करके इस वाले वेरिएशन को करके ट्राई किया होगा और चेंज भी देखा होगा। तो आगे जब भी इस प्रैक्टिस को आप रिपीट करें, नेक्स्ट वीक जब आप इस सीक्वेंस को दोबारा करेंगे, तो फिर आपने वीडियो को पॉज करना है और होल्डिंग को अपने अनुसार लंबा करना है आपने। ऑलराइट, तो चलिए, ये था हमारा ककासन। अब हम लोग इसी से ही एक क्लोज बाइस की पोजीशन होती है जिसे हम लोग साइड क्रो कहते हैं या पार्श्व ककासन कहते हैं, और या फिर कहीं पे उसे पार्श्व बकासन कहते हैं, उसे हम लोग करने जा रहे हैं। ओके, तो इसके लिए बिगिनिंग पोजीशन वही है, आपको उत्तानासन में आना, अर्ध उत्तानासन, घुटनों को मोड़ते हुए अर्ध उत्तानासन जैसी स्थिति में आएंगे। फिर यहां पे आपने अपने पैरों को एक तरफ लेकर के जाना है। तो यहां पर आप किसी भी डायरेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपका लेफ्ट आर्म स्ट्रांग है तो लेफ्ट की तरफ अपने पैरों को ले जाएं। आपको लगता है आपके राइट आर्म स्ट्रांग है तो फिर आप अपने राइट की तरफ लेके जाएं। हालांकि इनका जो बाहर वाला हाथ है ये इनका राइट है, अंदर वाला लेफ्ट है, तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। ये राइट से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रांग वाली साइड से करेंगे तो कॉन्फिडेंट थोड़ा और अच्छे से बिल्ड हो जाता है। पहले ही आप गिरने लग जाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे, फिर दूसरे हाथ को भी वही मैसेज जाने लगता है और वो भी फिर अपने आप को वीक फील करता है। तो पहले स्ट्रांग आर्म से स्टार्ट करें। चलिए, फिर यहां पर आपने कोहनियों को मोड़ना है और पैर को फिक्स करना है। कहां से ये फिक्स होगा? ये आपका थाई के पास से फिक्स होगा और जितना हो सके इसको आर्मपिट के पास लाने का प्रयास करें, अपर ट्राइसेप्स के पास। फिर सामने को देखना है, सिर को उठा करके दोनों पैरों को आपस में स्क्वीज करना है, चिपका के रखना है, श्वास को भरना है और फिर श्वास को रोकना है, ब्रेथ रिटेंशन करना है। बॉडी वेट को हथेली पे शिफ्ट करें, श्वास को रोके रखें और धीरे धीरे पैर को उठाएं। पैर कैसे उठेगा? जब बॉडी हल्की सी आगे को शिफ्ट होती है तो पैर उठता है। फिर पंजे को पीछे की तरफ को खींचना है और स्ट्रेच करवाना है। यहां पर आपने एल्बो को अंदर की तरफ को स्क्वीज करना है, कोर को एक्टिव करना है और पैर को हल्का सा और ऊपर को लिफ्ट करने का प्रयास करना है। स्क्वीज करेंगे एल्बो को, ध्यान रखेंगे, कोर को एक्टिव करेंगे, फिर घुटने उठेंगे तो आप देखेंगे और अच्छी हाइट दे पाते हैं अपनी पोज में। और जितना देर रुक सकते हैं रुकें। फिर वापस आने के लिए धीरे से पैरों को वापस खोलेंगे, नीचे ले आएंगे और फिर पीछे को अपने हिप को ले आएंगे। बॉडी वेट आपने हिप की तरफ को शिफ्ट करना, नेचुरली वापस आ जाता है। इसमें कोई गिरने वाला कोई खतरा नहीं होता है। सिंपली आपने बॉडी वेट पीछे को शिफ्ट करना है हिप की तरफ को और आप सिंपली वापस आ जाते हैं। चलिए, इसी प्रैक्टिस को हम लोग दूसरी तरफ से ट्राई करेंगे। नेगी जी, आप सामने की तरफ से हमको दिखा सकते हैं ताकि पोज अब आपका जो अलग डायरेक्शन से भी यहां पर दिखने लगेगा। आप भी यहां पर अपने हाथ को बदल लें, अर्ध उत्तानासन की स्थिति पे आ जाएं, पैरों को एक तरफ शिफ्ट कर लें। इस बार लेफ्ट हैंड की तरफ को शिफ्ट किया हुआ है इन्होंने। आप अपने स्ट्रॉन्ग आर्म, जैसे आपने पहले स्ट्रॉन्ग आर्म से किया था, आप दूसरे आर्म से कर रहे हैं। कोहनी को मोड़ेंगे और पैर को फिक्स करना स्टार्ट करेंगे। पैरों को उठा करके हुक करें अपने हाथ पैर। ट्राइसेप्स, प्रयास करें कि अपर ट्राइसेप्स के पास लाएं, जितना हो सकता है ऊपर को। अगर आर्मपिट के पास आता तो बहुत अच्छा है। फिर सिर को उठाएं, सामने को देखें, कोहनियां, दोनों हाथों की कोहनियां मुड़ी हुई रहेंगी यहां पे और एल्बो को अंदर की तरफ को स्क्वीज करेंगे, अपने रिब्स की तरफ को लेके आएंगे, श्वास को भरेंगे और धीरे से फिर पैरों को उठाने का प्रयास करें। पैर कैसे उठेंगे? पहले आपको बॉडी वेट सामने की तरफ शिफ्ट करना है, सिर को उठाना है और फिर पैरों को उठाना है, तब आपका पैर और भी इजीली उठ जाएगा। फिर जब आप पोजीशन में आ जाते हो, वापस से ध्यान देंगे, कोहनी को अंदर की तरफ को स्क्वीज करेंगे, कोर को एक्टिव करेंगे और बॉडी को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करने का प्रयास करें, जिसमें आपकी चेस्ट लिफ्ट होगी, सिर लिफ्ट होगा, घुटने हल्के से ऊपर को लिफ्ट होंगे। तब आप देखेंगे कि आपकी जो पोजीशन है वो प्रोग्रेसिव हो रही है। कुछ क्षण यहां पे रुकें, जितना आप रुक सकते हैं आराम से, और फिर धीरे से पैरों को खोलेंगे और नीचे ले आएंगे। यदि
ये अभ्यास इतना भी नहीं होता है, तो पहले वाला जो आसन है उसका प्रयास करें, उसको करने का प्रयास करें। उसकी जो बिगिनर प्रैक्टिस है उसको करने का प्रयास करें, फिर इस वाले आसन में आए। इस वाले आसन के लिए भी बिगिनर ऑप्शन जो होते हैं उनको करें, जैसे कि हम लोग ब्लॉक के ऊपर पैर रख लेते हैं थोड़ा सहारा लेने के लिए, तो आप उन बिगिनर ऑप्शंस को कर सकते हैं। अब इस प्रैक्टिस को थोड़ा इजी और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो एक बारी मैं आपको बतला देता हूं। तो वापस से हम लोग करने जा रहे हैं, तो पैरों को अपने दाएं पैर हाथ की तरफ लेके आ जाएं। ऑलराइट, इसके बाद पैरों को फिक्स करेंगे अपने ट्राइसेप्स के पास पे, कोहनी को मोड़ें ट्राइसेप्स के पास में। अब यहां पर इस प्रैक्टिस को थोड़ा इजी और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए आपने क्या करना है, जो आपका अपोजिट हाथ है, जैसे कि यहां पर इनका जिसमें इन्होंने पैर को फिक्स किया वो राइट है, तो इनका अपोजिट क्या हुआ, लेफ्ट। लेफ्ट एल्बो को बेंड करना है इन्होंने, और जैसे जैसे इस आसन में जाएंगे इन्होंने इस हाथ को अपने रिब्स के पास पे लाके हुक करना है, यानी कि इस हाथ को भी सपोर्ट देना है अपनी बॉडी से। श्वास को भरना है, रोकना है और फिर शिफ्ट करना है। यहां से आप दोनों हाथों को आपको सपोर्ट मिल गया है और फिर धीरे से पैर को उठाना। तो प्रैक्टिस थोड़ा सा इजी हो जाती है और प्रोग्रेसिव हो जाती है, क्योंकि जब इस पर सपोर्ट आपके पास आ जाता है तो फिर आपने ध्यान करना है कि आपने शोल्डर को लिफ्ट करना है, हेड को लिफ्ट करना है, कोर को एंगेज करना है, एक तरह से पेट आपका स्क्वीज इन होता है, और फिर आपने पैरों को ऊपर को उठाने का प्रयास करना है। तो ये प्रैक्टिस किया, थोड़ा हमने इजी किया और फिर हमने इसको और प्रोग्रेसिव बनाने का प्रयास किया, और फिर वापस जैसे पहले किया था वैसे ही वापस आ जाएंगे। धीरे से बॉडी वेट को पीछे के हिप की तरफ को शिफ्ट करेंगे और पैरों को नीचे ले आएंगे और वापस आ जाएंगे। ये प्रैक्टिस होने के बाद रिस्ट को रिलैक्स करने के लिए आपने आराम से बैठ जाएंगे वज्रासन में। रिस्ट को रिलैक्स करने के लिए आपने रिस्ट रोटेशन करना है। उसके लिए फिंगर्स को इंटरलेस करना है, एल्बोस को साथ में लेके आना है और फिर रोटेशन करना स्टार्ट कर देना है। दोनों तरफ रोटेशन करेंगे, आराम से जो आपकी नेचुरल ब्रीदिंग है उसको करते रहेंगे। अब इस रिस्ट रोटेशन को आपने जितना देर आपको लगता है उतना आप रिस्ट रोटेशन करें, ताकि आपके रिस्ट रिलैक्स हो जाए। और यदि आपके रिस्ट पे ज्यादा आपको प्रेशर लगा है, जैसे आपको लग रहा है कि अरे थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा थक गई है आपकी रिस्ट, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए उपाय है। आपको करना क्या है, उंगलियों को जैसे आपने पहले इंटरलेस किया था ऐसे इंटरलेस करेंगे, कोहनी को बिल्कुल चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद अपनी उंगलियों को स्क्वीज करें, बिल्कुल एक्टिव करें, हल्का सा सामने लेके आएंगे, हाथ को स्क्वीज करें और फिर हमने क्या करना है, पूरी रिस्ट को ऊपर को उठा देना है, यानी कि हाथ आपका पूरा हेड की तरफ को आ जाएगा यहां पे। अब इस एक्टिवेशन को बनाए रखें और कोहनियों को फैलाएं, कोहनी को फैलाएं 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 फैलाएं, जितना फैला सकते फैलाएं। यहां पर इंगेजमेंट हो रहा है आपकी अंगुलियों का, आपने रिस्ट को प्रेस नहीं करना है बहुत ज्यादा, पर यहां पर जो आपकी अंगुली जो स्क्वीज हो रही है ये इंगेजमेंट रहेगा। और फिर आपने कोहनी को इसी एंगेजमेंट को बना के रखें, कोहनी को वापस से पास में लेके आना है, पास में लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए लेके आए, चिपका लें। यही प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। कोहनी को फैलाएं 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 और फिर स्क्वीज करें, स्क्वीज 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 करें नीचे की तरफ को। इस तरह से आपने 2 3 4 बार करना है। आपका जो रिस्ट का जो पेन था, जो थकान थी, आपकी एकदम से चली जाएगी और एक आपकी रिस्ट दोबारा से तैयार हो जाएगी आगे जो हम लोग प्रैक्टिस करने जा रहे हैं उस प्रैक्टिस को करने के लिए। ऑलराइट, तो चलिए अगले आसन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला आसन हमारा जो पिछला आसन था उसी के ही साथ जुड़ा हुआ है। मैंने आसन को सीक्वेंस वाइज रखा हुआ है ताकि आपको करने में दिक्कत ना आए और आप उसका हर आसन का जो अपग्रेडेड वर्जन है वो देख सकते हैं। जैसे कि आपने ककासन देखा, उसका अपग्रेडेड वर्जन क्या है, पार्श्व ककासन है, साइड क्रो पोज। फिर साइड क्रो पोज के बाद उसका भी अपग्रेडेड वर्जन क्या है, वो क्या है, एक पाद कौंडिन्यासन या कौंडिन्यासन ए जिसे कहा जाता है। तो वो हम यहां पर करने जा रहे हैं। तो चलिए उसके लिए वापस से आपको उत्तानासन, अर्ध उत्तानासन वाली जो स्थिति थी उसी स्थिति पे आपको आना है, क्योंकि जाएंगे हम कहां से, साइड क्रो से ही। और फिर अपने पैरों को अपने दाहिने हाथ या फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग आर्म जो आपने पहले किया था वैसे अपने स्ट्रॉन्ग आर्म की तरफ लेकर के जाएंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लें। हथेलियां आपकी तिरछी नहीं होनी चाहिए, हथेलियां सीधी रहेंगी, जिसमें या तो आपकी इंडेक्स फिंगर सामने की तरफ देख रही होगी या फिर इंडेक्स फिंगर हल्की सी अंदर होगी और दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर एक दूसरे की तरफ को हल्का सा पॉइंट कर रही होगी। इससे आपकी एल्बो भी हल्की सी बाहर आती है और सपोर्ट आपको अच्छा देती है। अगर आप एल्बो को अंदर करके करना चाहते हैं तो इंडेक्स फिंगर आपकी सामने को पॉइंट भी करती है। ऑलराइट, तो यहां पर यह स्थिति बनाने के बाद आपने श्वास को भरना है, श्वास को रोकना है और धीरे से पंजों को जमीन से ऊपर उठाना है।
ये आपकी स्थिति आ गई है पार्श्वकासन की। यहां आप चाहें तो आपका जो अपोजिट हैंड है उसको सहारा दे सकते हैं अपने रिब्स के पास से। फिर ऊपर वाले पांव को आपने किक करते हुए पीछे की तरफ लेकर के जाना है और जो नीचे वाला पांव है उसको साइड में स्ट्रेच करना है। इस तरह से आपकी स्थिति बनेगी। एंकल को स्ट्रेच करवाएंगे। एंकल यहां पर आपका स्ट्रेच होगा। थाई आपकी इंटरनली रोटेट हो रही होगी, नीचे वाले पांव की भी, ऊपर वाले पांव की भी। क्वाड्स एंगेज होगी, नी आपको एंगेज करनी है, नीचे वाले पांव का भी, ऊपर वाले पांव का भी। सिर को भी आपने उठा करके रखना है जितना आप उठा सकते हैं, और शोल्डर्स को भी उठा के रखना है जितना उठा सकते हैं। हथेलियों पे अच्छा सा प्रेशर रखें, रिस्ट की तरफ वजन ना जाने दें। और फिर वापस आने के लिए धीरे से घुटनों को वापस मोड़ेंगे और धीरे धीरे पंजों को नीचे ले आएंगे। तो इस तरह से सिंपली आप अपने शरीर के अनुसार, क्योंकि लैंडिंग जो है वो इतनी चैलेंजिंग नहीं है, ना ही इतनी रिस्की है। आप चाहें तो एकदम से नीचे आ सकते हैं, परंतु धीरे धीरे आपको कंट्रोल बिल्ड करना पड़ेगा। और जैसे आपके बॉडी में एक अच्छा ठहराव आने लगेगा तो आप उतनी स्मूथली आप वापस भी आ सकते हैं, उतनी स्मूथली आप लैंडिंग भी कर सकते हैं इस आसन से। अब यहां पे जो लोग इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, पिछला वाला भी थोड़ा सा कठिन था जो हमारा साइड क्रो था, और ये वाला भी थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तो उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। ऑलराइट, तो उस उपाय के लिए आपको या तो ब्लॉक की आवश्यकता पड़ेगी और या फिर बुलस्टर। बुलस्टर आपको एक सॉफ्ट फीलिंग देता है, तो आप चाहें तो बुलस्टर को रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यदि बुलस्टर नहीं है तो आप ब्लॉक से भी ट्राई कर सकते हैं। उसके लिए आप 1 या 2 ब्लॉक लगा सकते हैं या फिर बुलस्टर सामने रख सकते हैं। अब इस बुलस्टर के सहारे आप इस आसन को आसान भी बना सकते हैं, और फिर जब आप पोजीशन में ध्यान देंगे, क्योंकि आपके लिए थोड़ा सा बैलेंसिंग के लिए सपोर्ट देगा, तो आपका क्या होगा कि आपके पास समय होगा पोज को और भी लंबा होल्ड करने का। नहीं तो क्या होता है कि बॉडी बैलेंस को ढूंढने लगती है तो एंगेजमेंट पे ध्यान नहीं देती है, उसके अलाइनमेंट पे भी फोकस नहीं कर पाती है। तो यहां पर जब आपको थोड़ा सा बैलेंस में सपोर्ट मिल जाएगा तो फिर उसकी बॉडी की एंगेजमेंट पे आप ध्यान लगा पाओगे, उसके अलाइनमेंट पे ध्यान लगा पाओगे, यानी कि आप प्रैक्टिस को और भी प्रोग्रेसिवली कर पाओगे। तो चलिए डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यहाँ पर साइड भी आप बदल सकते हैं, जैसे कि इन्होंने तो एक साइड से कर ही लिया है, तो मैं बोलूंगा कि आप दूसरी साइड से कर लें। यदि आपने पिछली बार खाली आपने ऑब्जर्व किया था, आपने किया नहीं था, तो आप वीडियो को रोक करके पहले वो वाला साइड कर लें, या फिर वीडियो को पीछे ले जाकर के देखते हुए कर लें, फिर इस साइड से कर लें। और या चाहें तो अभी स्टार्ट कर लें। जैसे आपने अगर ट्राई करके देख लिया है कि वो नहीं हो रहा है, तो फिर अभी चाहें तो पहली वाली साइड से स्टार्ट करें और बूस्टर का प्रयोग कर लें। डजंट मैटर कि कौन सी साइड से आप स्टार्ट कर रहे हैं, हमेशा बस आपको ये चुनना है कि स्ट्रॉन्ग साइड से करेंगे तो आपका एक एडवांटेज होती है और आप बॉडी को, माइंड को एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज भेजते हो। पहले आप वीक साइड से करोगे तो बॉडी में नेगेटिविटी आने लगती है, बस यही अंतर आता है। तो चलिए पहले जाएंगे हम लोग साइड क्रोक में। तो पैरों को एक साइड को लेकर के जाएंगे, बहुत अच्छे। अब यहां पे पैर को हुक करने का प्रयास करें। हुक करने के 2 तरीके हैं, या तो घुटने को मोड़ करके पैर को उठा करके ले आए, और या फिर आप जब आप इस स्थिति में हैं तो आपने क्या करना है, ये वाला हाथ तो टिका रहेगा, जो दूसरा वाला हाथ है इस तरह से जाएगा बाहर की तरफ से और ये हुक करने में मदद करेगा। तो आप इसको बाहर से ला करके हुक करवा सकते हैं। दूसरे हाथ की जो एल्बो है, बाद में इसको आपने रिब्स के पास ला करके इसका सपोर्ट लेना है, तभी आपको एक अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसके ऊपर आप अपनी चिन या माथा रखेंगे, जो बाद में आप देखेंगे। तो यहां से रेडी हैं, श्वास को भरें, सामने को देखें और धीरे से शरीर के वजन को अपनी हथेलियों पे लाएं और पैर को धीरे धीरे उठाने का प्रयास करें। तो इस तरह से यहां पर आप अपनी चिन को नीचे टिका लें, आगे को झुक करके पैर को जितना हो सकता है ऊपर को उठा लें। पैरों को आपस में स्क्वीज करें, फिर अपनी कोर को एंगेज करें, इसको स्क्वीज करते हुए एंगेज करें ताकि आप बॉडी को और भी लिफ्ट कर सकें। इस तरह से स्थिति आएगी। ये सपोर्ट आपके साइड क्रो पे मदद करेगा। उसके बाद जो दूसरा आसन है जिसमें हम लोग ऊपर वाले पांव को पीछे को लेके जाते हैं, ये आपको वहां भी मदद करेगा। धीरे से आपको ऊपर वाले पांव को फिर पीछे को लेके जाना है और नीचे वाले पांव को साइड को स्ट्रेच करवाते चले जाना है। और इस बूस्टर का अच्छे से सपोर्ट लें, चाहे चिन या फिर शोल्डर भी अगर नीचे आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और शोल्डर पे सपोर्ट ला सकते हैं। कॉन्फिडेंट आपको रहना है सपोर्ट लेते समय, ज्यादा डरना नहीं है। यहाँ पे बस आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी बॉडी बहुत ज्यादा आगे को आती है तो आपकी रिस्ट भी ज्यादा बेंड होती है और रिस्ट के आगे वाले हिस्से में प्रेशर आने का खतरा होता है। तो आप अपने बॉडी और लिमिट और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही बॉडी को एडजस्ट करें। पैर पीछे को स्ट्रेच होगा,
जो ऊपर वाला पाँव है वो पीछे को स्ट्रेच हो रहा है, थाई इंटरनली रोटेट हो रही है, क्वाड्स को एंगेज करें, नी को एंगेज करें, बगल वाला साइड को जाएगा। इस तरह से प्रैक्टिस होगी। वापस आने के लिए घुटनों को मोड़ेंगे और फिर धीरे-धीरे पैर को नीचे ले आएंगे और वापस आ जाएंगे। जब हमने काकासन किया था, क्रो पोज जब हमने किया था, तो उस समय हमने स्टेप का प्रयोग किया था। अब यहां पर भी साइड क्रो के लिए और कौंडन्यासन के लिए भी आप यहां पे स्टेप का प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके आर्म्स में स्टेबिलिटी लाएगा, पोज को थोड़ा और इजी बना देगा, ताकि आप प्रोग्रेसिवली आसन को समझ पाएं, देख पाएं, उसके अलाइनमेंट को लेकर के आ पाएं, मसल एंगेजमेंट को और भी अच्छे से फोकस कर पाएं। तो आप स्टेप का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा साइड क्रो को करते वक्त आप अपने पैरों के नीचे पे, पंजों के नीचे पे ब्लॉक भी रख सकते हैं, थोड़ा और इजी बनाने के लिए। परंतु ये थोड़ा सा बिगिनर वाला ऑप्शन हो जाता है। हाँ, अगर आप कर ही नहीं सकते तो आपको बिगिनर वाले ऑप्शन में जाना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और उपाय है ही नहीं। ऐसा ही है, जब आप क्रो पोज कर रहे हैं तो मैंने आपको स्टेप वाला वेरिएशन बतला दिया, और फिर उसके बाद जब आपने थोड़ा सा इसको और प्रोग्रेसिवली करना है, परंतु आपके पैर उठ नहीं पाते हैं, मतलब आप स्टेप तो यूज कर रहे हैं पर आपके पैर ठीक से उठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी भी आप कहीं ना कहीं बिगिनर वाली जर्नी में ही है, तब आपने क्या करना है, उसे बिगिनर से इंटरमीडिएट में लाने के लिए वॉल के पास जाना है और पैरों को उठा करके वॉल पे रखना है। उस तरह से करेंगे तो आपका पोज इजी भी हो जाएगा और प्रोग्रेसिव भी होगा, आपको वो धीरे धीरे इंटरमीडिएट प्रैक्टिस पे लेकर के आ जाएगा। ऑलराइट, ये प्रैक्टिस खत्म होने के बाद दोनों तरफ से आपने बैठना है और रिस्ट रोटेशन करना है आराम से। तो वज्रासन इत्यादि किसी भी स्थिति में आप बैठ सकते हैं और रिस्ट रोटेशन करके अपने रिस्ट को रिलैक्स करेंगे। विधि को मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से ये विधि बन करके आती है और इसमें क्या क्या आपको मेन चीजों को ध्यान रखना है। मेन है वैसे इस पे आपका रिस्ट, फिजिकल। फिजिकल में बोले तो आपको रिस्ट पे ध्यान रखना है, क्योंकि लोगों को रिस्ट पे ही इंजरी होती है। उसका रीजन क्या होता है कि ये वाला जो हमारा हिस्सा होता है, हम लोग इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और यहीं से ही प्रेस करते हैं, जिससे रिस्ट पे इंजरी होती है। आपको यहां से प्रेस नहीं करना है, आपको यहां से प्रेस करना है, अपनी उंगलियों के ऊपर वाले हिस्से से प्रेस करना है। आपका जो प्राइमरी पॉइंट है वो ये है, फिर सेकेंडरी पॉइंट में आती हैं आपकी फिंगर्स। तो इस तरह से इनको प्रेस करना है ताकि यहां पर वजन ना जाए, तो आपकी रिस्ट फ्री रहेगी। क्यों नहीं कर पाते हैं लोग इस आसन को? क्योंकि पहला है कि उनकी बॉडी में अपनी उनकी लिमिटेशंस होती हैं, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जितना वो अपने शरीर के वजन को उठा पाए। अगर आपका शरीर का वजन कम है तो आपके हाथों को कम स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी, हमेशा ध्यान रखें। अगर आपका शरीर का वजन ज्यादा है तो आपके हाथों में ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि आपके हाथ मोटे दिखते हैं तो आप कर लेंगे। अगर आपके हाथ मोटे दिखते हैं परंतु आपका शरीर उससे कई गुना मोटा है, कई ज्यादा वजन है आपके शरीर में, तब आपके लिए कठिन हो जाता है। हाँ, बस ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहें, रिपीटेशन करते रहें, तो एक दिन आप करने लगेंगे। ऐसा नहीं है कि अब आप कर ही नहीं पाएंगे कि आपका शरीर में वजन बहुत ज्यादा है, बस आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि आज ही के दिन आपका आसन पूरा हो जाएगा या 2 या 3 बार की प्रैक्टिस में हो जाएगा। हो सकता है इसको करने में आपको 1 हफ्ता लगे, 1.5 हफ्ता लगे, महीना लगे, 2 महीना लगे, थोड़ा टाइम लग सकता है स्ट्रेंथ गेन करने में, परंतु टाइमली आपकी स्ट्रेंथ आने लगती है। ऑलराइट, जो भी मैंने आपको विधि उपाय बताए उनको आप देख करके समझ लें और उसी के अकॉर्डिंग करें। दूसरा रीजन ये होता है हमारी सोच, हमारा माइंड, ये हमें सबसे ज्यादा रोकता है। जो लोग पहले ही मान बैठते कि वो नहीं कर पाएंगे तो वो वास्तविकता में नहीं कर पाते हैं। अगर आप खासकर आर्म बैलेंसिंग आसनों में, और जितने भी हैं, अगर स्टैंडिंग बैलेंसिंग की अगर हम लोग बात करें तब भी यही चैलेंज आता है। आर्म बैलेंसिंग थोड़ा और बढ़ जाता है ये चैलेंज, तो आपको मेंटली पहले से प्रिपेयर रहना है, तो आप देखेंगे प्रैक्टिस आपके लिए और भी ईजी हो जाएगी। तो यहां पे आपको स्कंद चक्र यानी कि शोल्डर सॉकेट रोटेशन प्रैक्टिस आपको करनी है। किसी भी डायरेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 2-4 बार एक डायरेक्शन पे कर लें, 2-4 बार दूसरे डायरेक्शन से कर लें। आर्म बैलेंसिंग का जनरली कोई काउंटर पोज नहीं होता है। काउंटर पोज में आपको, क्योंकि आपने सारा कुछ लोड अपने रिस्ट पे डाला है, तो काउंटर कहने के लिए आपका रिस्ट रोटेशन ही होता है, और दूसरा आपके शोल्डर्स पर लोड आया है तो शोल्डर सॉकेट रोटेशन ही आपका काउंटर पोज होता है। इसके अलावा आप चाहें तो चाइल्ड पोज करके अपनी एनर्जी को और भी काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मन को शांत कर सकते हैं, क्योंकि आर्म बैलेंसिंग करते वक्त लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, एनर्जी लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं। इसके बाद आपने पीठ के बल लेटना है और एक बार अच्छे से पैरों को हग करना है अपान आसन की स्थिति में।
अपानासन की स्थिति चाइल्ड पोज की तरह ही होती है। यदि आप चाइल्ड पोज नहीं कर रहे हैं तो अपानासन कर लें। अपानासन करते हुए आंखों को बिल्कुल बंद करना है और पैरों को हक करना है। हक करने के बाद लंबा धीमा गहरा श्वास आपने लेना है, लंबा धीमा गहरा श्वास छोड़ना है। आप चाहें तो सिर को नीचे रख करके कर लें ताकि गर्दन पे ज्यादा लोड ना पड़े। यदि आपकी गर्दन में स्ट्रेंथ है तो सिर को उठा के भी आप कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने मन मस्तिष्क को शांति की ओर लेकर के जाएंगे और फिर यहां से शवासन की तैयारी करेंगे। शवासन के लिए आपने पैरों को धीरे धीरे नीचे लेके जाना है और एक एक करके अपने पैरों को खोलना है शवासन की स्थिति के लिए। जैसे ही आप शवासन की स्थिति में आ जाएं तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान लेके जाना है शरीर पे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फिजिकल रिलैक्सेशन, फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड रिलैक्सेशन। यहां पे आपको अपना ध्यान अपने पैरों के तलवों से लेकर के सिर के ऊपर वाले हिस्से तक लेके जाना है। महसूस करना है कि पूरा का पूरा शरीर आराम की तरफ जा रहा है। आपको अपने हर एक लिम्स, हर एक जॉइंट्स, अपनी मसल्स को फील करते हुए महसूस करना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। उसके बाद दूसरा है आपका ब्रेथ ऑब्जर्वेशन एंड ब्रेथ रिलैक्सेशन। फिर तीसरा होता है ब्रेथ ऑब्जर्वेशन में क्या है? यहां पे श्वास पे ध्यान लगाना है और फिर धीरे धीरे उन्हें लंबा धीमा गहरा करके रिलैक्स करना है। तीसरे में हमको क्या करना है? मेंटल ऑब्जर्वेशन या फिर थॉट ऑब्जर्वेशन, जिसमें आप आने वाले साउंड को महसूस करते हैं। और फिर मेंटल रिलैक्सेशन, फिर उनके साथ अटैच नहीं होते हैं, उन्हें आने देते हैं, जाने देते हैं। धीरे धीरे वो साउंड आपके लिए छोटे 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 होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम से शून्यता आ जाएगी। और जैसे ही आपका शरीर, आपकी श्वास और आपका मस्तिष्क इस स्टेट में आ जाता है कि शून्यता की तरफ वो चला जाता है, तब जाकर के आपका शवासन पूर्ण होने लगता है, एक सही स्थिति में आ जाता है। फिर वो शवासन ही नहीं रहता है, वो आपके लिए एक ध्यान बन जाता है और आपके अंदर की जो हीलिंग पावर है वो बढ़ने लगती है। आपकी एनर्जीज आपकी बढ़ने लगती है। आपके चक्रों की एनर्जी भी नेचुरली बैलेंस होने लगती है। इस तरह से जो पूरी प्रैक्टिस है उसका बेनिफिट और भी ज्यादा आपको आगे मिलने लगता है। तो चलिए, आप अपने समय के अनुसार इस शवासन को 5 मिनट से लेकर के 15-20 मिनट तक आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे से आपने घुटनों को मोड़ना है और दाहिनी तरफ पलट करके आपने बैठ जाना है। तो यहां पर आप वीडियो को रोक सकते हैं और अपने शवासन को कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको आगे की जानकारी यहां पे दूंगा। तो ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस, जिसमें हमने आर्म बैलेंसिंग, आर्म स्ट्रेंथनिंग आसनों को किया, जिसमें थे हमारे ककासन, जिसमें था हमारा पार्श्व ककासन, जिसे कहीं पर पार्श्व बकासन भी कहते हैं। फिर था हमारा एक पाद कौंडिन्यासन और जिसे कौंडिन्यासन ए भी कहते हैं। ये 3 मेन आर्म बैलेंसिंग इंटरमीडिएट सीरीज के आसनों को हमने किया। ये थे हमारे पीक पोज। इसकी पहले की हमने वार्म अप, फिर प्रिपरेटरीज, फिर इसके बाद इन आसनों को किया। फिर इसके काउंटर पोज में हमने रिस्ट रोटेशन किया, शोल्डर रोटेशन किया, जो कि काउंटर और रिलैक्सिंग दोनों थे। और फिर हमने अपानासन वाला स्ट्रेच किया और फिर शवासन करके इसकी समाप्ति की। इस तरह से ये पूरी सीरीज है। हर आसनों को एक बेसिक होल्डिंग दी गई है ताकि कम से कम समय में मैं आपको इंफॉर्मेशन भी डिलीवर कर पाऊं। और दूसरा है कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आप इंटरमीडिएट श्रेणी के प्रैक्टिशनर तो हैं, परंतु इस आसनों को अभी आप कर रहे हैं, मतलब आप कर तो पाते हैं, परंतु आप फिर भी आप ज्यादा देर तक होल्डिंग नहीं कर पाते। इसीलिए हमने खाली एक टच दिया है अब, और आपको इंस्ट्रक्शन भी आपको पूरे दिए हैं। अब यहां से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब आप इसे नेक्स्ट टाइम करें या फिर उससे बाद में करें, जितने बार भी जब आप इसको रिपीट करेंगे तो आपने खुद से अपनी होल्डिंग की टाइमिंग को बढ़ाते जाना है। ये वीडियो आपको खाली एक माध्यम देगी कि आसन को कैसे जाना है और कैसे आना है। यदि इंपॉर्टेंट है आना तो कैसे जाना है उस आसन में, और होल्डिंग के दौरान क्या इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन को आपको एक आइडिया देगी। वहां पर जाकर आपने वीडियो को पॉज करना है या फिर एक बार अच्छे से सुन लेना है और फिर आपने प्रैक्टिस को खुद से करना है और अपने स्ट्रेंथ के अनुसार आपने टाइमिंग को बढ़ाते जाना है। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस प्रोग्रेसिव होती चली जाएगी। तो चलिए, ये थी हमारी आज की प्रैक्टिस। इसी के साथ लेता हूं मैं आज के वीडियो की समाप्ति। नमस्कार।